नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज। पीवाईएम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं, डिलारी ब्लॉक का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया और संघर्ष की एक नई मिसाल हम लोगों के साथ पेश की। स्वागत है मोइन का। जी धन्यवाद सर। आईएएस में आपकी कौन सी रैंक आई है, कृपया हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जी अभी हाल ही में घोषित यूपीएससी द्वारा रिजल्ट में मेरी 296 रैंक आई है। 296 रैंक प्राप्त कर आपने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का गौरव बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, इस भारत का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि संघर्ष के इस दौर में आप बता रहे होंगे, हो सकता है इन दिनों में आपके साथ बहुत बहुत लोग आपसे जुड़े हों, जो आप बार बार बता कर शायद आपका जवान भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी हम पीवाईएम स्टोरी एक कहानी करती है, एक ऐसी दर्शकों को कहानी के माध्यम से मोटिवेट करने का प्रयास करती है। उसके दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे कि वो भी संघर्ष कर आपकी तरह आपके नक्शे कदम पर चल सकें। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी जो एजुकेशन है वो कुछ अच्छी कॉलेज या स्कूल से तो हुई नहीं है। मैंने प्रारंभिक परीक्षा अपनी तक्षशिला शिशु बाटिका जलालपुर गांव से पास में एक स्कूल है वहां से प्राप्त किया। 10th और 12th की जो परीक्षा है वो भी मैंने गांव से ही पास की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एक निजी विद्यालय है तो वहाँ से प्राप्त की। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन मेरी जो मिली तो वो एवरेज ही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई नामचीन यूनिवर्सिटी या स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैंने यूपीएससी करने का सोचा और जब मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग सेंटर में गया तो मैं आसपास देखा कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो फेमस यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़े हुए थे। तो मेरे मन में एक बार ये विचार भी आया कि यार तू क्या करने के लिए आ गया भाई इधर, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि कोई बात नहीं, मैं आज इनकी जगह आकर बैठ गया हूँ, जो ये लोग भी मेरे ही बराबर हैं। अब ये मुझसे ऊपर नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि ये अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं तो ये 6 घंटे में वो चीज़ पढ़ लें जो चीज़ मैं शायद 8 घंटे में पढ़ूँ, और ये भी एक लेवल के बाद मैं बराबर कर लूँगा अगर मैं 6 मंथ या 1 साल कंटिन्यू करूँगा तो। और वही मैंने किया। मैंने थोड़ी शुरू में ज़्यादा मेहनत की क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं है कि मैं कम समय में चीज़ें कर पाता। और इसे स्टार्ट करने की जर्नी भी एक अलग ही तरीके की रही है। जैसे कि 12th के बाद मैंने बताया कि मेरा मन हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ, बट वही है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी गांव से करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सफलता को पाने के लिए। तो मेरे सामने चुनौती थी कि मैं फंडिंग कहाँ से लेके आऊँ, पैसा कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहता था दिल्ली जाके रहूँ तो वहाँ का एक खर्चा होता है। तो मैंने CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर स्टार्ट किया और 2016 से 2018 तक मैंने कॉमन सर्विस सेंटर चलाया। साथ ही मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई भी उसी दौरान जारी रखी। तो 2018 जून जुलाई में हमारे एग्ज़ाम हुए थे, तो तब तक मैंने एक धनराशि इकट्ठा की थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि मैं उससे जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि मैं शुरू से ही जानता था इस एग्ज़ाम में टाइम लगने वाला है। अगर मैं शुरू से ये मान के चलता कि यार इसमें 1-1.5 साल लगेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। और एक दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया था कि आप पढ़ने के लिए जाइएगा, हम आपको लाख रुपए साल देंगे, 50,000 रुपये साल देंगे। बट मैंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई साथ नहीं देता है। जितना मेरे पास रहेगा वही मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये चीज़ भी मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही थी कि किसी के सहारे में नहीं जा सकता, और जो चीज़ मैं अभी आगे बताऊंगा वो कैसे प्रूव हुई। तो यही था। फिर मैंने सोचा कि लोन ले लेते हैं तो उसकी EMI भर लेते हैं। तो मैंने लोन लिया, अपनी दुकान पे मैंने लोन लिया था, तो क्योंकि मेरे भाई लोग चलाते थे तो मैंने सोचा कि इनके थ्रू ये लोन फुलफिल हो जाएगा। बट वो रकम भी कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने अपने दादा के अकाउंट पे थोड़ा सा लोन लिया, जो अभी भी है, पे करना है नेक्स्ट मंथ। तो पूरे एक अच्छी खासी रकम हो गई कि 3 साल में वहाँ गुजार पाऊँ। लेकिन हुआ क्या था कि मिसकैलकुलेशन हो गया था, क्योंकि कोचिंग के मैंने 20-25 हज़ार ही जोड़े थे, लेकिन वहाँ लाखों में खर्च हो गए। तो वो बजट कम हो गया। तो ये था कि यार अब तो 3 साल की है कि 1.5 साल में घर जाना पड़ेगा, और ये समय भी पूरा नहीं हो रहा। लेकिन वही था कि जब अल्लाह को कोई चीज़ देनी होती है तो आपके लिए 1000 रास्ते बनते हैं। और उस वक्त फिर मैं यही बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया कि यार मुझे पैसे दे दो। जो लोग मुझे बोलते थे कि हम तुझे 50,000 रुपये देंगे, 1 लाख रुपये देंगे, तो मेरी किसी ने मदद नहीं की। तो मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि ये रियलिटी है। मैं उन पर भरोसा करता तो शायद वापस आ जाता। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि अब चेक करने का वक्त है। तो वो आपको रियलिटी नज़र आती है कि कोई पैसे नहीं देता।
ऐसा नहीं था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, दरअसल वही है कि देना कोई नहीं चाहता है। कुछ जो भी मेरी थोड़ी बहुत मदद की उधार के बेसिस पे मेरे दोस्त हैं तो उन लोगों ने किया, और मेरे सुन भाई हैं उनसे मैं थोड़ा बहुत जो भी उनके बन बसती थी, क्योंकि हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मुझे जैसे प्लानिंग हुआ कि यार चलो अब घर आने का वक्त आ गया है, तो अत्या फाउंडेशन एक एनजीओ है, तो वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहाँ से मैंने अत्या फाउंडेशन को ज्वाइन किया, तो वहाँ के फाउंडर साहिल खान और उनकी स्पेशली उनकी अम्मी और माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया है। और रहना खाना मेरा सब फ्री हो गया, और यहाँ तक कि वो मुझे पॉकेट मनी भी देते थे, तो मैंने घर से पैसे लेने भी बंद कर दिए। तो इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता था मेरे लिए। तो इस वाली प्रॉब्लम से तो मैं हट गया, लेकिन फिर इस तैयारी में आपको ये भी आते हैं कि 2-3 अटैम्प्ट जब आप फेल कर जाते हैं तो आपको मेंटर की ज़रूरत होती है, कोई सिलेक्टेड पर्सन जो आपको गाइड कर सके। तो अत्या फाउंडेशन के एक सीनियर स्टूडेंट आसिफ यूसुफ थे, वो IRS थे, तो IAS के लिए कोशिश कर रहे थे छुट्टी लेकर, तो हम लोग फिर साथ ही रहते थे, और हमारा रिश्ता बहुत एक अद्भुत है, भाई भाई हम हैं और बहुत हमारा क्लोज है। तो उन्होंने जो मेरी मदद की, जिस तरीके से मेरे पढ़ने के तरीके को बताया, जहाँ मेरी गलतियाँ थी उनमें मेरा सुधार करवाया, तो वो एक अद्भुत रहा। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर स्टेज पे वो मेरे साथ थे। और स्पेशल जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में देने के लिए जा रहा था, 3 अटैम्प्ट फेल था, एक नॉर्मली ही हूँ मैं उस टाइम पे, और एक ऑफिसर मेरे साथ एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहा है, तो वो बड़ा ही एक अलग वक्त था, जिससे मुझे बहुत भरोसा हुआ कि यार मुझे इनके लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। मेंस में भी जिस तरीके से उनको 2 दिन की भी छुट्टी मिलती थी अगर ट्रेनिंग पे, तो वो आके मेरी बहुत मदद करते थे, तो उनका काफ़ी रोल रहा। साहिल सर का भी काफ़ी रोल रहा, उनकी मम्मी का पर्सनल जो मुझे सपोर्ट मिला। तो एक बाहर एक फैमिली की कमी महसूस होती है, तो वो मुझे कभी महसूस नहीं हुई। तो ओवरऑल ये था कि सारी चीज़ें हो रही थी और मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से कर रहा था, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसका आज रिज़ल्ट है कि मुझे 296 रैंक मिली है, और मैं मोस्ट प्रोबेबली IAS में ही मतलब ज्वाइन करूँगा। बहुत बहुत बधाई मोइन भाई। मोइन मंसूरी आपका पूरा नाम है, मुझे जहाँ तक पता चला, और आपने जो अपने घटनाक्रम को बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके जीवन में इस पड़ाव को आपको पाना था, इसलिए आपको ऐसे लोग मिले जो आपको वहाँ तक पहुँचा के ले गए। और इसके अलावा संघर्ष जो आपका था वो एकदम अद्भुत था। आपने आतिया फाउंडेशन का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार की फाउंडेशन, इस प्रकार के NGO लोगों के लिए मदद कर रहे हैं और उनके लिए इस प्रकार की चीज़ें सफल बना दे रहे हैं, जो सुलभ होना आसान नहीं है। लेकिन आप भी अपने जैसे लोगों के लिए और क्या करना चाहेंगे जीवन में, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालिए कि क्या आप भी कोई आगे चल के कोई ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे, या आतिया फाउंडेशन को ही कोशिश करेंगे कि उसे बड़ा किया जाए और अधिक बच्चों की मदद हो सके, जिससे कि वो भी UPSC एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को सुलभ बना सकें। जैसे आपने पहले ही बोला कि जिसकी जो मंजिल होती है वहाँ पहुँच ही जाता है, तो ये मेरे सर हमेशा से बोलते थे, क्योंकि मैं सर को अपनी कहानी बताता था। जैसे जब मैं साइबर कैफे चलाता था, तो क्या होता था कि शुक्रवार का एक दिन होता है हमारे मुस्लिम में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं क्या करता था, उस दिन की जो भी मैं कमाई होती थी तो मैं किसी गरीब को दे देता था, या मतलब उसको डोनेट करता था, मैं अपने पास नहीं रखता। मतलब मेरी एक सोच थी कि यार मुझे चेंजेस लाना है कुछ, मैं लोगों की मदद करूँगा, और मुझसे जहाँ तक जितना भी होता था, यानी कि मेरी सेविंग भी होती थी, तो मैं किसी को दे देता था, अपने पास नहीं रखता था कि यार किसी के काम में आ जाए। तो मेरी एक शुरू से सोच थी कि यार मुझे दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए मैं अपनी ज़िंदगी कभी भी अच्छी तरीके से जी सकता था। 25-30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये कमाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी कुदरत ने दी थी। लेकिन जब आप बड़ा चेंजेस करने जाते हो तो कुछ रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो बस यही था, सर हमेशा ही बोलते थे कि तुम्हारी नीयत ऐसी है कि तुमको तुम्हारी डेस्टिनी मिलेगी, तुमको वहाँ तुम पहुँच के रहोगे जहाँ तुम चाहते हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है कि मैं कल को लोगों के काम में आ सकूं, और जो मेरी सोच थी बचपन से कि मैं जाके लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकूं, तो उसका मुझे मौका मिलेगा। सरकार की जो स्कीमें रहेंगी, कोशिश रहेगी कि उनका लाभ प्रॉपर जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए। और दूसरी चीज़ यही है कि आपने कहा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो अत्या फाउंडेशन से तो मैं जुड़ा अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो उससे रिलेटेड जो भी लोगों की मदद होती है तो वो तो प्रॉपर चलती रहेगी।
उसके अलावा ये है कि अभी मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ एक ऐसा कर लूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है। तो उसके लिए मुझे कुछ अगर प्रशासन से सपोर्ट मिल जाए, कुछ पॉलिटिशियंस मुझे सपोर्ट कर दें, तो मैं अपना पर्सनल टाइम भी काट के देने के लिए तैयार हूँ। बट मेरे अकेले के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, ना ही मेरे पास उतनी फंडिंग है। तो वो भी एक इशू है, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो अगर कहीं से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कोई ऐसी शुरुआत करेगा तो मैं उसमें ज़रूर जुड़ना चाहूँगा। अगर नहीं भी करेगा तो मैं अपने लेवल पे तो करूँगा, क्योंकि ये मेरा खुद से ही वादा है। लेकिन जितना होगा मैं करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, ये मेरा सोच है और इसे मैं करके दिखाया है और मैं आगे भी करके दिखाऊँगा। यूपीएससी में 999 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। हमारे साथ मोइन भाई हैं जो 296 नंबर पर आए हैं। बताया कि आगे के जीवन में क्या करेंगे। इन्होंने आज से जब तक रिजल्ट निकला है उस दिन तक लगातार बोले होंगे, लोगों से मिले होंगे, लेकिन इस बीच में एक संघर्ष दूर रह जाता है। वो संघर्ष होता है माँ का संघर्ष, वो होता है पिता का संघर्ष। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके पिता और माता की भूमिका आपके संघर्ष में किस प्रकार रही। दादाजी की भूमिका तो इन्होंने बता ही दी कि उनके अकाउंट पर इन्होंने लोन लिया और उस लोन से इन्होंने यूपीएससी की कोचिंग भी की। मोइन भाई, माँ बाप की भूमिका में मेरा जो रोल मॉडल ही कहूँगा वो मेरी माँ रही, और थोड़ा इमोशनल रहेगा क्योंकि मेरी माँ ने जितनी मेरी मदद की तो वो एक अद्भुत है। मतलब वो पढ़ी हुई नहीं है ज़्यादा, पढ़ी हुई ज़्यादा है कि मतलब पढ़ी हुई है ही नहीं। शुरू में तो वो अंगूठा ही लगाती थी, तो हम स्कूल से आते थे 6th क्लास तक, तो प्रॉपर वो काम करवाती थी और कभी छुट्टी नहीं लगने दी उन्होंने। 6 साल में मेरी 6 छुट्टी भी नहीं होंगी। रोज़ मैं उठ के 2 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था, आता था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम तांगा से जाएं। क्योंकि मैंने एक बार अपने पापा से कहा तो उन्होंने कहा भाई एक ही चीज़ कर सकता हूँ, या तो तांगे के पैसे दे सकता हूँ या फी के पैसे दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। तो वो वक्त भी मुझे याद आता है तो बड़ा डरावना सा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे का स्कूल हमारा होता था, तो मैं जाड़े में 8 बजे जाता था। तो एक्सीडेंट भी बहुत होते थे यार, कोई पीछे से आ ना जाए, बच्चे ही थे, कोई उठा के ना ले जाए। फिर भूत प्रेत की कहानियाँ भी बहुत प्रचलित थी, क्योंकि हमारा स्कूल जो था बाग में था, तो बहुत सारे डर उस टाइम लगे रहते थे। बट मेरी माँ ने वहाँ तक भी मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद 8th के बाद मेरी थोड़ी डायरेक्शन बदली, क्योंकि वो स्कूल मैंने छोड़ दिया था। तो मैं पढ़ाई में उतना एक्टिव नहीं रहा, इधर उधर के कामों में रहता था, लड़ाई झगड़े भी बहुत करता था। तो मेरे पापा को मतलब मुझको गुस्सा आता था कि मैं उल्टे काम करता हूँ, तो वो कंटिन्यू, जो हर एक बाप सोचता है कि उसकी औलाद अच्छी हो, तो वो ट्राई करते थे। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो माँ सपोर्ट करती थी कि ठीक है, थोड़ा बच्चा है, गलती हो गई। तो वहाँ तक उन्होंने सपोर्ट किया। और जो भी मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था शुरू में, क्योंकि बच्चा था, तो मैं बेकार की चीज़ों की भी जिद करता था। तो लेकिन मेरी माँ ने मुझे वो हर चीज़ दिलाई। हमारे घर में मिट्टी का तेल रहता था, मुझे आज भी याद है, तो वो अक्सर मेरी माँ मेरे लिए बेच देती थी। तो वो बेच के उन्होंने मुझे ऐसे कामों के लिए पैसे दिए जो फिजूल थे। लेकिन अब किया उन्होंने, मेरा हर एक शौक़ पूरा किया। इवन 10th 11th हुआ, फिर 12th में मेरा पढ़ने का बहुत मन हुआ। तो स्कूल की फ़ी 200 रुपये थी, ट्यूशन की फ़ी 600 रुपये बैठ रही थी, क्योंकि 2-3 ट्यूशन पढ़ने थे। तो मैंने अपने पापा से कहा कि मेरे को ट्यूशन लगाना है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, अकेला कमाने वाला हूँ, 4 लोग हैं, तो तुम देख लो, अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और मतलब वो शायद मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे, बोलते थे कि तुम खुद से कर सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट उस वक्त भी मेरी माँ ने साथ दिया, और जो भी उसके खर्चे के पैसे होते थे तो बचा के वो देती थी। मतलब वो ऐसा वक्त था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अगर शायद वो उस वक्त पैसे नहीं देती तो मैं 12th में उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो मुझे आज तक भी रहा है। क्योंकि जब भी मैं अपनी लाइफ में कमज़ोर फील किया हूँ तो मैंने यही सोचा है कि लोगों ने 2-2 साल पढ़ के भी 12th में, मेरे साथ के बच्चे थे 70 to 75 लाए, मैंने 6 से 7 महीने पढ़ के सिर्फ 84 लाया। तो मेरे अंदर है, कुछ तो है जो मैं कर दूँगा। तो वो मेरी माँ ने वहाँ से किया। उसके बाद भी मतलब कंटिन्यू सपोर्ट रहा है, और बहुत ज़्यादा रहा है। माँ के नाम को सुनकर भावुक हो गए। वास्तव में माँ के साथ में
एक भावनात्मक पक्ष जुड़ ही जाता है। मेरा भी जुड़ा हुआ है, मैं भी कुछ लग रहा है कि मैं भी भावुक होने वाला हूँ।